मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में आज से लोकसभा का इलेक्शन शुरू हुआ है। आज पहला फ़ेज़ है जिसमें मुल्क के कई सूबों में इलेक्शन हो रहा है और आपके इस इलाक़े में आज से एक हफ़्ते के बाद अगले जुमे को इलेक्शन है। 7 फेजेज़ में हमारे मुल्क के अंदर 2024 का लोकसभा इलेक्शन हो रहा है। 1 जून तक ये इलेक्शन चलेगा, फिर उसके बाद रिज़ल्ट अनाउंस होंगे। ये मौका है कि जिसमें हम हिंदुस्तान को समझें, अपने मुल्क को समझें, अपनी पोजीशन को समझें और जो हमारा रोल है उसको जानने की कोशिश करें और कहाँ हम खड़े हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं इसका भी जायज़ा लें। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो एक जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, जिस मुल्क के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको सारे समाज के लोगों ने मिलकर बनाया है। हर एक के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ उसमें किया गया है। सारे सेक्ट्स को, सारे रिलीजन्स को और हर तबके के लोगों को उनके हुकूक़ दिए गए हैं और उनको तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं। उनको हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की गई है। जो पिछड़े तबके थे, दलित थे, आदिवासी थे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स थे, उन सब को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनके अलग अलग तहफ़्फ़ुज़ात, रिज़र्वेशंस, कभी उसके अंदर ज़िक्र किया गया, उसकी गारंटीज़ भी दी गई और उसके मुताबिक हिंदुस्तान को चलाया गया। मज़ाहिब के एतबार से मुल्क के अंदर मौजूद जो मज़हब हैं, दीन हैं, उनके एतबार से मुकम्मल आज़ादी, बल्कि अमल करने की ही आज़ादी नहीं बल्कि अपने मज़हब की तरवीज करने, उसकी दावत देने और उसकी तबलीग करने की आज़ादी भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए से दी गई है। माइनॉरिटीज़ के हुकूक़, उनके राइट्स और उनकी ज़िम्मेदारियाँ, वो भी एक मौजू है। लेकिन आज हम जिस हिंदुस्तान में जी रहे हैं वो नए बनाए हुए 1947 वाले हिंदुस्तान से बहुत बदला हुआ है, बहुत मुख्तलिफ है। जब हिंदुस्तान आज़ादी के बाद नया बन रहा था तो उसके हुदूद, उसकी खुसूसियात, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए जो पिलर्स तैयार किए जा रहे थे, आज वो उस तरीक़े पर मौजूद नहीं है जिस तरीक़े पर 75 साल पहले हम देखते थे। आज माइनॉरिटीज़ का मसला हो या अलग अलग ट्राइब्स का मसला हो या कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन का मसला हो या इसी तरह इकनॉमी के अंदर ग्रोथ की बात हो, जॉब्स के इश्यूज़ हों, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ तबकों को मेन स्ट्रीम में लाने की बात हो, इन सब चीज़ों में हम उतने सक्सेसफुल नहीं हैं जितना हम उम्मीद करते थे। क्योंकि हमारे मुल्क के इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में, इस जमहूरी निज़ाम के अंदर जो इलेक्शन का प्रोसेस है, इलेक्शन का तरीक़ा है, इलेक्शन के नतीजे में जीत कर आने वाली पार्टीज़ हैं, उनके मंशूर होते हैं और उनका फिर तरीक़ाकार होता है, वो उस स्पिरिट के साथ नहीं है जिस स्पिरिट की बुनियाद पर इस मुल्क को फ्रीडम मिली है। क्योंकि इस सिस्टम के अंदर जो हमें तजुर्बा हुआ है और हमें ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जो तजुर्बा किया गया है, वो गलत अनासिर और एलिमेंट्स का काबिज़ आ जाना और काबिज़ आकर लोगों के हुकूक़ को छीनना, ये रविश, ये तरीक़ा रहा है। हुकूक़ न पहुँचाना और रिसोर्सेज के ऊपर कब्ज़ा करना और माल के बहाव को अपनी तरफ कर लेना,
अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाना और दूसरों को महरूम करना, इस तरीके के ऊपर निज़ाम चलता रहा है, जिसकी वजह से मुल्क की इकनॉमी हो या मुल्क का ग्रोथ रेट हो या मुल्क के अंदर लोगों के लिए वसाइल हो, इंतज़ामात हो, रिफाही तरक्की हो, वो सारी चीज़ें हमें उस उरूज के साथ नज़र नहीं आती हैं जिस उरूज के साथ हम तवक्को करते थे, एक्सपेक्ट करते थे। एक मसला सोशल है और एक मसला इकोनॉमिकल है, एक मसला पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल मसला इन दोनों से रिलेटेड है, सोशल से भी और इकोनॉमिकल से भी, क्योंकि जो सियासत होती है वो सियासत मुल्क की मईशत को भी देखती है और वही सियासत मुल्क के समाज को भी तैयार करती है और उसके ताल्लुकात को भी बनाती है। हमारे मुल्क के अंदर जो हालात हैं, जो सूरत हाल है, वो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। जिस मुल्क के अंदर इंसाफ ना हो, जिस मुल्क के अंदर हुकूक की बराबरी ना हो, जिस मुल्क के अंदर मजलूमों का तामुन ना हो, जिस मुल्क के अंदर मईशत और इकनॉमी के अंदर बैलेंस ना हो, जिस मुल्क के अंदर हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ात ना हो, वो मुल्क आज़ाद मुल्क नहीं कहला सकता है। हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन उस आज़ादी की बुनियाद पर हमें जिस तरीके का मुल्क बनाना था वो मुल्क नहीं बन सका। और आज तो वो हालत है कि जिसमें शायद इस मुल्क के आज़ाद करने वालों को भी शर्म महसूस होगी। हमने कहाँ पहुँचा दिया है इस मुल्क को, जो तकसीरी समाज का मुल्क है, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, मुख्तलिफ कल्चर के लोग हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानों के लोग हैं, मल्टी लिंगुअल एंड मल्टी कल्चरल जो सोसाइटीज़ हैं हमारे यहाँ, और हर एक के अपने अपने कस्टम्स हैं, अपने अपने निज़ाम हैं। उन सब के कोलैबोरेशन के ज़रिए से इस मुल्क को बनाया गया था, लेकिन वो कोलैबोरेशन टूट रहा है, बल्कि टूट गया है। बड़ी हद तक लोगों के दरमियान भेदभाव कर दिया गया है, नफ़रतें पैदा कर दी गई हैं, दिलों को तोड़ दिया गया है और ऐसी दीवारें खड़ी कर दी गई हैं कि जिसकी वजह से इस मुल्क को एक यूनाइट मुल्क बनाकर रखना मुश्किल हो रहा है। एक सूबा दूसरे सूबे के ख़िलाफ़ खड़ा, एक ज़ुबान दूसरी ज़ुबान के ख़िलाफ़ खड़ी है, एक इलाका दूसरे इलाके के ख़िलाफ़ है, एक मज़हब दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़, एक कल्चर दूसरे कल्चर से लड़ रहा है। ये हिंदुस्तान की तस्वीर बहुत भयानक है, बहुत ख़तरनाक है, और ये तस्वीर किसी तौर पर भी इस मुल्क के हक़ में नहीं है। इस मुल्क के अंदर आज की जो सूरत हाल है, शायद हम में से कोई भी ऐसा नहीं हो जिसके सामने ये हकीकत खुली हुई नहीं होगी कि आज इस मुल्क के अंदर जुल्म का बोलबाला है, नाइंसाफ़ी का बोलबाला है, ज़्यादती बढ़ी हुई है, हुकूक छीने जा रहे हैं, मजलूमों के साथ, कमज़ोरों के साथ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। ख़ास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। मुसलमान तो इस बात को महसूस कर ही रहे हैं, लेकिन जो इंसाफ पसंद गैर मुस्लिम भाई हैं वो भी इसको महसूस करते हैं। और शायद ही कोई ऐसा अंधा होगा जो इस हकीकत को नहीं पहचान रहा होगा, जो इस हकीकत को नहीं देख पा रहा होगा, और जो इस हकीकत से आंखें बंद किए हुए है, उससे बड़ा जालिम कोई नहीं हो सकता। क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे होते हैं, जिस इलाके में रह रहे होते हैं, जिस मुल्क में रह रहे होते हैं, जिस निज़ाम का हिस्सा होते हैं, अगर उस निज़ाम के अंदर ख़राबी है, वो ख़राबी किसी भी सेक्ट के अंदर हो, वो ख़राबी किसी भी हिस्से के अंदर हो, वो ख़राबी किसी भी ग्रुप के साथ हो, अगर हम उसके लिए खड़े नहीं होंगे तो कल वो ख़राबी हमारे घर को भी छुएगी, कल वो ख़राबी पूरे निज़ाम को कोलैप्स कर देगी। और हिंदुस्तान उसी तरफ बढ़ रहा है। जो लोग आराम से इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि कुछ मखसूस लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, सो बनाने दो, कुछ मखसूस मज़हब के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, सो करने दो, कुछ लोगों को नीचा किया जा रहा है, होने दो। वो लोग इस भूल में हैं कि वो कल अपने को भी इसी ज़िल्लत के साथ देखेंगे। क्योंकि जब मुल्क नीचे आता है, या यूँ कहिए कि मुल्क का एक बड़ा तबका नीचे आता है, चाहे वो मईशत के अंदर हो, इकनॉमी के अंदर हो, चाहे सोशल वैल्यूज़ और सोशल रिलेशनशिप के अंदर हो, चाहे वो पॉलिटिकल अपने हिस्सेदारी के अंदर हो,
जिस चीज़ के अंदर भी वो नीचे आएगा तो इसका लाजमी नतीजा है कि मुल्क नीचे आएगा। मुल्क उसी वक्त तरक्की कर सकता है जब उसके हर तबके को ऊपर उठाया जाएगा, जब उसके हर तबके को ऊपर लाने की कोशिश की जाएगी। आप जायज़ा लीजिए, जिन मुल्कों ने दुनिया में तरक्की की है, जो भी मुल्क हो, यूरोप के मुल्क हों या और भी दीगर ममालिक हों, वहाँ पर जब तक सबको बग़ैर मज़हब और कंट्री और उसके कल्चर को देखे हुए यकसा अपॉर्चुनिटीज़ देकर सबको ऊपर लाने की कोशिश नहीं की गई, उस वक्त तक मुल्क तरक्की नहीं कर सका। मुल्क तरक्की उस वक्त करता है जब सबको बराबरी के साथ उठने का मौका दिया जाता है। आज तो हालत यहाँ तक पहुँच गई है, अफसोस की बात है, और हमारे लिए मुसलमान कौम के लिए फ़िक्र की बात है कि आज सुबह जो मैंने न्यूज़ देखी, पहले फेज़ का जो इलेक्शन हो रहा है उसमें कई इलाकों में ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि वहाँ मुसलमानों को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है, उनको वोट करने से रोका जा रहा है, उन पर ऐसी धमकी आमेज़ उनके साथ सलूक किया जा रहा है या इस तरह उनको डराने की कोशिश की जा रही है कि वो निकलकर वोटिंग ना कर सकें। और ऐसा पिछले इलेक्शंस में हुआ है। बाई इलेक्शंस में जो हमारे सामने रामपुर का इलेक्शन हुआ था यूपी के अंदर, उसके अंदर भी इस तरह की बातें आई थी, और अभी भी जो मगरिबी यूपी है, वेस्ट यूपी है, उसके अंदर से इस तरह की रिपोर्टें निकल कर सामने आ रही हैं। ये इस बात की तरफ हमको तवज्जो दिलाती है कि अगर आज हम सही तौर पर अपने हक़ को नहीं लेंगे और अपने हक़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कल हमसे ये हक़ छीन लिया जाएगा। आज ज़ोर ज़बरदस्ती करके हमको रोका जा रहा है, कल कानूनी तौर पर हमको वोट देने का हक़ भी नहीं दिया जाएगा और हमको उससे महरूम कर दिया जाएगा, तो हम क्या करेंगे? हमें अपनी फ़िक्र करनी है, अपनी कौम की, अपने मुल्क की, पूरे इस सूबे की और पूरे मुल्क की हमें फ़िक्र करनी है कि कैसे उसको बचाया जाए उन हाथों से जो हाथ जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, हुकूक़ को छीन रहे हैं और माइनॉरिटीज़ के साथ बदसलूकी कर रहे हैं या मुल्क के ताने बाने को तोड़ रहे हैं। मुल्क के अंदर जो बैलेंस है कौमों का, समाज का, कल्चर्स का, लैंग्वेजेस का, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे मुकाबला करना, फाशिस्ट ताकत से मुकाबला करना हर इंसाफ पसंद सिटीज़न का हक़ है, बल्कि उसका फ़र्ज़ है, उसकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हमारे ऊपर दीनी हैसियत से, मुल्की हैसियत से, समाजी और अखलाकी हैसियत से और हिंदुस्तानी हैसियत से ये बात फ़र्ज़ है कि हम जुल्म का मुकाबला करें, हम जुल्म को रोकें। जिस रास्ते से भी हम जुल्म को रोक सकते हैं उसको रोकें। जो जुल्म माशियात के अंदर हो रहा है, इकोनॉमिक्स के अंदर हो रहा है, जो जुल्म कानून के रास्ते से और कानूनी इदारों के रास्ते से किया जा रहा है, जो जुल्म एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए से किया जा रहा है, जो जुल्म सोशल रिलेशनशिप के अंदर किया जा रहा है, जो जुल्म हमारे ऊपर या दुनिया या हमारे मुल्क के किसी भी हिस्से के ऊपर किया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, उससे लड़ना, उसको हराना, ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है और हमारी ज़िम्मेदारी है। और अगर हमने आज अपने मुल्क को इस फाशिस्ट ताकत से नहीं बचाया और इस चुंगल से नहीं निकाला जो इस मुल्क को निगल जाना चाहते हैं, जो इस मुल्क के ताने बाने को तोड़ देना चाहती है, जो ताकत इस मुल्क के अंदर उस निज़ाम को लाना चाहती है जो निज़ाम किसी तौर पर भी इस मुल्क के हक़ में नहीं है, जो मुसलमानों के भी ख़िलाफ़ है, इस मुल्क के भी ख़िलाफ़ है, कमज़ोर तबकों के भी ख़िलाफ़ है, शेड्यूल कास्ट के भी ख़िलाफ़ है, शेड्यूल ट्राइब्स के भी ख़िलाफ़ है, उन सब के ख़िलाफ़ जो सोच है, जो आइडियोलॉजी है, जो जहनीत है, जो निज़ाम है, उसको बर्पा करने के लिए एक ताकत लगी हुई है और पूरी जोश के साथ, पूरे जज्बे के साथ, पूरी मेहनत के साथ और पूरे अपने इंतज़ामात के साथ उसमें लगी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमारी तरफ से, समाज की तरफ से, अवाम की तरफ से, लोगों की तरफ से एक मुकाबले की आवाज़ नहीं उठी, मैं ये नहीं कहता कि इस पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट किया जाए और उसका नहीं किया जाए, ये लोगों के ऊपर है कि वो देखें कि कौन ज़्यादा मुनासिब है जो जुल्म की ताकत को रोक सकता है, कौन ज़्यादा इस बात का हकदार है जो इस जुल्म से टकरा सकता है और इसको नीचे कर सकता है। हमें फ़ैसला इलाकों के एतबार से करना है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लोग एक तालमेल पैदा करें और सही सोच डेवलप करें, सही समझ पैदा करें कि हमें किस तरफ जाना है, हमें कौन सा रुख लेना है,
हमें कैसे फाशिस्ट ताकत का मुकाबला करना है, हमें कैसे अपनी आवाज़ को मजबूती से उठाना है। और इस रास्ते में जो भी मेहनत, जो भी जद्दोजहद, जो भी कुर्बानी, जो भी कोशिश की जाएगी, मैं मस्जिद में खड़े होकर कहता हूँ वो अल्लाह के यहाँ इबादत का दर्जा रखती है। वो इबादत है। जुल्म से लड़ना इबादत है, जुल्म का मुकाबला करना इबादत है, अपने भाइयों को बचाना इबादत है, इंसाफ की हवा चलाना इबादत है, मजलूमों का साथ देना इबादत है, इंसाफ का बोलबाला करना इबादत है। इस मुल्क के अंदर इस मुल्क की आज़ादी को बरकरार रखना ज़रूरी और फ़र्ज़ है, हमारी ज़िम्मेदारी है। कानूनी ज़िम्मेदारी भी है, अखलाकी ज़िम्मेदारी भी है और मजहबी ज़िम्मेदारी भी है। इसलिए हमें इसकी संजीदगी को समझना चाहिए। अभी जिस मरहले में हम हैं और जिस मरहले से अभी गुजर रहे हैं इस इलेक्शन में, उसकी अहमियत को समझना, उसकी हसासियत को समझना, उसकी ज़रूरत को समझना और उसमें अपने रोल को समझना बहुत ज़रूरी है। वरना हम आगे कितने सालों तक पछताएंगे कि हम उस दौर को वापस नहीं ला सकते जिस दौर में हम अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते थे, हम अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते थे। कल हमसे खुदा न खास्ता वो हुकूक अगर छीन लिए गए तो हम क्या कर सकेंगे? क्योंकि ऐसे अंदाजे हैं, ऐसे इरादे हैं और फाशिस्ट ताकतों के ऐसे मंसूबे हैं कि वो चाहते हैं कि हम इस मुल्क के अंदर ऐसे शहरी बनकर रहें जो दूसरे नंबर के होते हैं, जो सेकंड सिटीज़न होते हैं मुल्क के, उस दर्जे में हम कर दिए जाएं। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये बात खुली है। उनकी हर पॉलिसी इस बात का इशारा करती है, उनका हर इक़दाम इस बात की गवाही देता है कि वो मुसलमानों को और मुसलमानों के साथ साथ दूसरे भी मजलूम तबके के लोगों को नीचे की तरफ धकेल कर दूसरे नंबर का शहरी बना देना चाहते हैं। उनके ये इरादे मख्फी नहीं बचे हैं कि इस मुल्क के कानून को बदल दिया जाएगा, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीलियां कर दी जाएंगी, इस मुल्क का जो स्ट्रक्चर है उसको तोड़ दिया जाएगा, उसको एक नए सेटअप के साथ लाया जाएगा। ये सारी चीज़ें इस मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक हैं, इस मुल्क के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हैं। और इस मुल्क के अंदर जिस तरह दीगर मज़ाहिब के लोग मुसलमान आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं और पूरी तारीख़ में रहते आए हैं, अगर खुदा न खास्ता वो रिश्ता टूटा और इसके नुकसानदेह असरात समाज के ऊपर पड़ने लगे तो फिर जाहिर सी बात है न मईशत बचेगी, न समाज बचेगा, न जॉब्स और दीगर चीज़ों में लोगों को हिस्सेदारी मिल सकेगी। किसी भी जगह पे अमन नहीं होगा, शांति नहीं होगी, सुकून नहीं होगा, हुकूक और बराबरी नहीं होगी। जब तक ये नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ये बात हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की भी समझने की है और हमारे मुसलमान भाइयों को भी समझने की है कि हमें क्या रोल अदा करना है। जाहिर सी बात है जब मज़हब के नाम पर या कुछ ख़ास टाइटल्स जो होते हैं जज्बाती, उनके नाम पर कौम को भड़का लिया जाता है और अनपढ़ लोगों को, बेपढ़े लिखे लोगों को, अनमेच्योर्ड लोगों को जब उस बहकावे में ले आया जाता है जो कौम को, मुल्क को, लोगों को एक जज्बात के अंदर बहा कर ले जाते हैं और जज्बाती नारों में उठा कर ले जाते हैं, तो फिर आंखों पर पर्दे पड़ जाते हैं, अक्ल के ऊपर पर्दे पड़ जाते हैं, हक़ाइक़ समझ में नहीं आते हैं, रियलिटीज़ खुलती नहीं है, बल्कि इंसान जज्बात के अंदर अंधा होकर एक रुख पर चलने लगता है। हमें रोशनी जलानी है, हमें आंखों से पर्दे हटाने हैं, हमें अक्लों के ऊपर से पड़े हुए पर्दों को उठाना है और हमें हक़ाइक़ दिखाना है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, इस मुल्क का नुकसान कैसे होने वाला है। मसला सिर्फ मुसलमान का नहीं है, यकीनन मुसलमानों का बहुत बड़ा मसला है और मुसलमान असल टारगेट है। इस मुल्क के इस नए सिस्टम के अंदर मुसलमान सबसे पहले निशाने पर है, लेकिन तन्हा मुसलमान ही नहीं है, ये मुल्क निशाने पर है। इस मुल्क का नुकसान हो रहा है और इस मुल्क को जिस तरफ लेकर जाया जा रहा है वो इस मुल्क को तबाही के दहाने तक पहुंचा देने वाला है। इस बात को, इस हकीकत को पेश करना, समझाना और हर फॉर्म के ज़रिए से रखना, हर प्लेटफॉर्म के ज़रिए से उठाना, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये ज़रूरी और फ़र्ज़ है। और इस सिलसिले में अब मैं आगे कुछ बातें वो बताना चाहता हूँ जो हमारी और आपकी बहुत पहली और बुनियादी जिम्मेदारी की हैसियत रखती है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो असल ताकत होता है उस मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए।
किसी भी मुल्क की जमहूरियत के लिए जो इलेक्शन का सिस्टम होता है, इलेक्ट करने का प्रोसेस होता है, वो असल पहिया होता है जिसके ऊपर पूरी डेमोक्रेसी चलती है। अगर वो पहिया पंचर हो जाए, वो पहिया टूट जाए, तो डेमोक्रेसी खुद ब खुद नीचे गिर जाती है। क्योंकि डेमोक्रेसी लोगों के ज़रिए से इलेक्ट करके हाकिम को, रूलर को, ज़िम्मेदार को और मुल्क को चलाने वालों को मुंतखब करने का तरीक़ा होता है। अगर इलेक्शन का प्रोसेस फेयर और इंसाफ के साथ नहीं हो रहा है, फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो पहिया पंक्चर है। अगर उसमें कमी है तो उसकी इस्लाह करना पूरे मुल्क के लोगों की जिम्मेदारी है, अगर वो इस मुल्क को डेमोक्रेटिक मुल्क देखना चाहते हैं। उस सिस्टम को सही करना। उस सिस्टम में एक बड़ी कमज़ोरी कहाँ पे आ रही है? वो कमज़ोरी आती है कि जब उस तरह के लोगों को जिम्मेदार बनाया जाता है, उस तरह के लोगों को इस इलेक्शन प्रोसेस को चलाने के लिए कमान दी जाती है, जो जानिबदार होते हैं, जो एक तरफा मामला करते हैं, जो बराबरी नहीं करते, जो इंसाफ नहीं करते, जो लोगों को एक निगाह से नहीं देखते, जो उनके आले कार बनते हैं और उनके मददगार बनते हैं, जो जुल्म करती है, जो ताकत मुल्क के अंदर दूसरों को पीछे करना चाहती है, जो ताकत मुल्क में हुकूमत कर रही होती है, उसके अगर साथी बन जाएं, उसके साझीदार बन जाएं, उसके आले कार बन जाएं, उसके हाथ का टूल बन जाएं, तो ये डेमोक्रेटिक का जो पहिया है वो पंचर हो जाता है। क्योंकि फिर वो सही तौर पर रन नहीं करेगा, सही तौर पर मूव नहीं करेगा, वो घूमेगा नहीं, उसके अंदर वो फ्लुएंसी नहीं होगी, उसके अंदर वो तेज़ी नहीं होगी और उसके अंदर वो सेहत और सलामती नहीं होगी कि जिसके ज़रिए से इस डेमोक्रेसी को बचाया जा सके। दूसरा मसला क्या होता है कि जब इलेक्शन होता है तो आज के दौर में ख़ास तौर पर, और पहले से ही हम देखते आए हैं कि इलेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा जो की रोल है वो पैसे का है। पैसा इलेक्शन को रुख देता है, लोगों को ख़रीदा जाता है, उनके वोट्स को ख़रीदा जाता है, उनकी आवाज़ को ख़रीदा जाता है, अलग अलग तरीक़ों पर उन तक अप्रोच करके उनके वोट को कमा लिया जाता है। ये ऐसा तरीक़ा है कि उसके ऊपर सख्त तरीन सज़ा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी नाइंसाफ़ी नज़र आती है। यहाँ भी मुल्क के अंदर जिस तरीक़े पर ये एक धोखे का खेल चल रहा है वो चलता रहता है और उसको कोई भी निगाह पकड़ नहीं पाती है या इग्नोर करके गुजर जाया जाता है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक्शन लेने की बात हो या हमारे मुल्क के महकमों की तरफ से एक्शन लेने की बात हो, उसमें वो तुंदही और वो स्पिरिट नज़र नहीं आती है जो होनी चाहिए, ताकि इस तरह किसी भी आवाज़ को माल के बेस के ऊपर ख़रीदा ना जा सके, बल्कि आदमी अपने मंशा, अपने इरादे और सही उसूलों के बेस के ऊपर अपना वोट कास्ट कर सके। इसके बाद अगला मरहला आता है कि जब वोटिंग के अंदर, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ इलाकों में जहाँ पे दबंगई होती है, जहाँ पे माफिया लोग होते हैं, जहाँ पे जुल्म करने वाले, ज़्यादती करने वाले लोग कैंडिडेट की शक्ल में हों या उनके सपोर्टर की शक्ल में हों, वो लोग उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो उनके अगेंस्ट जाते हैं, जो उनके अगेंस्ट कैंपेन करते हैं या उनके अगेंस्ट वोट कास्ट करते हैं। ये दबंगई, ये माफिया का जो निज़ाम है कि जिसके ज़रिए से दूसरों को आवाज़ उठाने से रोक दिया जाता है और मुखालिफ जो ताकत होती है उसको दबा दिया जाता है और कहीं कहीं वोट के लिए निकलने से भी रोका जाता है। इस तरह की कंप्लेन रेज़ की गई है कि पुलिस रोक रही है, पुलिस निशाना बना रही है उन मुसलमानों को जो वोट करने जाना चाहते हैं, ताकि वो उस ताकत के ख़िलाफ़ वोट ना कर सकें जिसको वो जिताना चाहते हैं। ये भी इस डेमोक्रेसी के सिस्टम के लिए निहायत नुकसानदेह और इस पहियों को तोड़ने वाली है। फिर इसके बाद इंटरनल हमारी मुसीबत क्या है? हम कैसे उस पहिए को मूव ही नहीं कर रहे हैं। पहिया कब चलेगा? जब इंजन स्टार्ट होगा, जब उसको रेस दिया जाएगा या उस पहिए को पुश किया जाएगा, तभी तो वो पहिया रन करना शुरू करेगा। अगर हम इस इलेक्शन प्रोसेस के हिस्सेदार नहीं बने, अगर हम निकल कर नहीं आए अपना वोट कास्ट करने के लिए, अगर हम बाहर नहीं आए अपना हक लेने के लिए, अगर हमने अपनी आवाज़ नहीं उठाई जुल्म को रोकने के लिए, अगर हमने अपना मुतालबा नहीं रखा अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो हमें कोई हक नहीं पहुंचता
कि हम इस पूरे निज़ाम के ऊपर कोई एतराज़ कर सकें या हम इसके ऊपर कोई शिकायत कर सकें, क्योंकि हमारा जो सबसे पहला और अव्वलीन फ़र्ज़ था उसी को हमने नहीं निभाया। वोट कास्ट करना, वोट जाकर डालना, खुद ही नहीं अपने घर के लोगों को डालना, जो भी 18 साल से ऊपर है, अपनी फैमिली का कोई भी फ़र्द हो, उसको ये ज़रूरी और हक़ और फ़र्ज़ समझकर इस वोट कास्ट के लिए निकलना और जाना, ये इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की सबसे पहली ईंट है, इस मुल्क के निज़ाम को बेहतर बनाने की सबसे पहली ईंट है। अगर हम इसमें नहीं आए तो फिर दूसरी चीज़ों में हम क्या मुतालबा कर सकते हैं। कितने रिमोट एरियाज़ होते हैं या कुछ ऐसे इलाके होते हैं, यहाँ तक के अर्बन एरियाज़ भी हैं जिसमें लोग निकल कर नहीं आते, वोट करने नहीं आते, घर में बैठे रहते हैं, वोट के लिए वोटिंग बूथ के ऊपर नहीं आते, अपने फैमिली के लोगों को नहीं लाते, औरतों को नहीं लाते, औरतें रह जाती हैं, लड़कियां छोड़ दी जाती हैं। ऐसा नहीं करना, हम में से हर एक को अपना वोट कास्ट करना है। ये तो इस डेमोक्रेसी का सबसे पहला और बुनियादी हक है। अगर कोई आदमी किसी उज़्र की वजह से नहीं जा पा रहा है और बिला वजह का सफ़र भी नहीं कर रहा है तो एक अलग मसला है, वरना इस मौके को गनीमत जान के अपना रूटीन ऐसा सेट करना कि मैं उस दिन में जब वोट कास्ट करना है उस जगह रहूं जहां से मुझे वोट करना है, उस मौके पर मैं सफ़र बाहर का न करूं बल्कि इस हक़ को हासिल करूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट किया जा सके। ये भी हमारे ऊपर एक फ़र्ज़ है और हमारी एक ज़िम्मेदारी है। जो उज़्र है जिसके पास, जो माज़ूर है, उसके लिए अलग हुक्म है, वरना बग़ैर उज़्र के इसको छोड़ना गलत है, दीनी एतबार से भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि दीन का भी तकाज़ा ये है कि हम अपनी आवाज़ को हक़ के लिए उठाएं। हक़ के लिए आवाज़ उठाने का सबसे पहला ज़रिया और सबसे बुनियादी रास्ता किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर वोट कास्ट करने का होता है। और वोट कास्ट करने में एक बात का और ख़याल रखना है, जो मैं मुश्तरका अपनी पूरी मुस्लिम कौम से, बल्कि हर उस शख्स से जो भी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहता है, फ़ाशिस्ट ताकत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहता है, ये रखना चाहता हूँ कि एक तरीक़ा इस इलेक्शन सिस्टम के अंदर ये होता है कि लोगों के वोट को डिवाइड कर दिया जाए। इस मुल्क के अंदर लोगों को मज़हब, ज़ुबान, कल्चर, इलाके की बुनियाद पर डिवाइड करके अपना सिक्का जमाया जा रहा है। जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, उस तरीक़े के मुताबिक सियासत की जा रही है और ये सियासत इलेक्शन के टाइम पर पूरी ताकत के साथ सामने आती है। वोट को डिवाइड कर दिया जाता है, एक तबका इधर चला जाए, दूसरा तबका दूसरी तरफ चला जाए, नए नए कैंडिडेट छोटे छोटे खड़े कर दिए जाएं, जिससे कि वोट को बहुत ज़्यादा बिखेर दिया जाए और जो एक आइडियोलॉजी का वोट है वो एक सिमत में चला जाए। ये नहीं होना, ये हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत है, ये हमारी कौम के साथ ऐसी मुसीबत है कि हम अपने हक़ की लड़ाई लड़ने में सियासत ही को नहीं समझते, हिकमत को ही नहीं समझते, सही तरीक़े को नहीं अपनाते कि जिसके ज़रिए से हम मजबूत तरीक़े पर अपनी आवाज़ रख सकें, जिसका असर देखा जाए। जब हम यूनिवर्सली एक तरफ जाते हैं तो फिर हम अपने हुकूक़ के मुतालबे का हक़ भी रखते हैं उस कैंडिडेट से जिसकी तरफ हमने तवज्जो की है। हम अपनी आवाज़ को एक रुख भी देते हैं और एक पुरज़ोर आवाज़ भी बनाते हैं और अपने वोट को एक ताकत देते हैं, वरना बिखरा हुआ वोट कोई ताकत नहीं रखता, उसका असर नहीं होता, वो टूट जाता है और वो नतीजा नहीं ला पाता है जो मतलूब होता है। हमें नतीजा निकालना है, फाशिस्ट ताकत से मुकाबला करना है, लिहाजा इत्तेहाद के साथ, इत्तिफाक के साथ मुत्तहिद होकर एक तरफा वोटिंग करनी है ताकि वो वोट असरदार बने, सही रुख पर जाए और उसके ज़रिए से हम अपने हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ात के मुतालबे रख सकें और उसमें आगे बढ़ सकें और जुल्म की ताकत को, फाशिस्ट ताकत को, नाइंसाफ़ी करने वाली ताकत को, मुल्क को बदलने वाली ताकत को हटा सकें और उसको रोक सकें अपने इरादों से और अपने मकसद से। यह हमारी ज़िम्मेदारी और हमारा फ़र्ज़ है। लिहाजा बग़ैर नाम लिए, बग़ैर किसी एक का प्रचार किए हुए ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, इतनी मैच्योरिटी आनी चाहिए या अपने लोगों के ज़रिए से इतनी समझ अपने अंदर पैदा करनी चाहिए कि हमें किस तरफ जाना है, हमें क्या रुख करना है, कि जिसके ज़रिए से हम गेम चेंज कर सकते हो, हम गेम चेंजर बन सकते हो, कि जिसके ज़रिए से हमारी आवाज़ ताकतवर बन सकती हो, जिसके ज़रिए से हमारा वोट असरदार बन जाए। इस सोच को हर इलाके में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डेवलप करना है, इस अंडरस्टैंडिंग को, मैच्योरिटी को डेवलप करना है। जब हम
बात उसूलों के ऊपर करेंगे, हालात के एनालिसिस और तज्जिए के ऊपर करेंगे और लोगों की पोजीशन के ऊपर करेंगे, कैंडिडेट्स की सूरत हाल के ऊपर करेंगे, तो खुद ब खुद रुख साफ हो जाएगा। खुद ब खुद हमें किस तरफ जाना है ये बात समझ में आने लगेगी। इसलिए हमें समझदारी के साथ, हिकमत के साथ, बग़ैर किसी का आला बने हुए, न हमें किसी पार्टी का आला बनना है, न किसी कैंडिडेट का आला बनना है। ये नहीं होना चाहिए कि कोई हमें यूज़ कर ले या हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा ले या हमारी ज़रूरत की बुनियाद पर हमें इस्तेमाल कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपनी पूरी खुद इरादी के साथ, हम अपने पूरे खुद के फ़ैसले के साथ, हम अपनी कौम के मफादात की खातिर अपने फ़ैसले ले सकते हों और अपने फ़ैसलों को पेश करें, उस आवाज़ को रखें और उन लोगों तक पहुँचाएं जो लोग इलेक्ट होकर आ रहे हैं। ये हमारी असल ताकत बनेगी। ये इस डेमोग्राफी के अंदर और डेमोक्रेसी के अंदर हमारी असल ताकत बनकर सामने आएगी और यही हमारी असल स्ट्रेंथ होगी। लिहाजा दोनों पहलुओं से काम करना है। एक तरफ वोटिंग के अंदर भरपूर अपनी हिस्सेदारी को निभाना है, हर एक के वोट को अपनी कौम के, अपने आसपास के लोगों के, बिरादरान वतन के, गैर मुस्लिम भाइयों के आगे लाने की कोशिश करना है और साथ ही साथ इस यूनिटी के साथ, वोटिंग करने के साथ साथ हमें अपने रुख को भी वाज़े करना है। इस डेमोक्रेसी के अंदर अपने रोल को भी समझना और समझाना है, उसको भी प्ले करने की कोशिश करना है, ताकि हम किसी का आला न बन सकें, किसी की ज़रूरत की सामान न बन सकें, किसी के मुंह का निवाला न बन सकें, बल्कि हम अपने हुकूक को मनवाने वाले और अपनी आवाज़ को पहुंचाने वाले बन सकें। और एक आखिरी बात मैं कहकर इस खुतबे को ख़त्म करता हूं कि शरीयत का एक हुक्म ये है, जब आदमी के सामने मुसीबत हो, मुसीबत के अंदर अगर उसके सामने दो ऑप्शन हो, एक ऑप्शन नुकसानदेह है और एक ऑप्शन ज़्यादा नुकसानदेह है, तो उसे कम नुकसानदेह ऑप्शन को इख्तियार करने का हक़ होता है। इसको शरीयत में असहलुल बलियतैन कहते हैं। जो मुसीबत हल्की दर्जे की हो उसको इख्तियार कर लेना चाहिए ताकि बड़ी मुसीबत से बचा जा सके। इसलिए हमें समझना है कि हम कैसे बड़ी मुसीबत को हटा सकते हैं और इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के कानून के लिए, मुसलमानों के लिए और यहाँ के मजलूम तबके के लिए कौन सी ऐसी मुसीबत आन पड़ी है जो इस मुल्क के ताने बाने को तोड़ रही है। हम उस मुसीबत को हटाने के लिए, उस मुसीबत को ख़त्म करने के लिए कौन से रास्ते को अपना सकते हैं, ये हमें सोचना और समझना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही रुख के ऊपर काम करने वाला और सही तरीक़े पर अपने हक़ की लड़ाई लड़ने वाला और इस मुल्क को अपने उसूलों के ऊपर, अपने कानून के ऊपर बाकी और बरकरार रखने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।